आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो कि एसएससी जीडी ने इस साल 2023 में जनवरी और फरवरी के और शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम का एनालिसिस कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड? ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला इससे 25 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है फ्रेंड? पहले हमें वो क्या बोल रहे हैं कि ए और जो बी है वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है फ्रेंड। ए उसके बोला कि ए अकेला उसे 25 दिन में करता है। फ्रेंड आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा एलसीएम मेथड से करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? इसका आएगा 100 आएगा एलसीएम। आपको पता है यदि 20 दिन में 100 है तो ये क्या कहते हैं? कार्य दक्षता होती है या कार्य क्षमता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो? 20/100 कितना हो गया? 1 हो गया। सॉरी 20×5 5 हो गया। एक दिन का कार्य कितना हो गया? ए और बी का 5 हो गया। इसी प्रकार ए का कितना होगा? 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का कार्य क्या था? जो 100 जो एलसीएम देगा उसको इससे भाग दे देंगे तो वो इनका एक दिन का कार्य निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब उसने क्या बोला? बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है ए और बी जो है उनका एक दिन का कार्य कितना? 5 है। ये क्या है? एक दिन का कार्य। ठीक है, यह निकाला था एक दिन का कार्य है। अब फ्रेंड मुझे एक चीज़ बताइए। ठीक है, उसने बोला है कि बी अकेला उसको कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, अब आपको पता है ए जो है एक दिन में कितना? 4 कार्य कर रहा है। 4 कर रहा है और ये है 5 के। अब मुझे ये बताइए मैं यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी रखूँगी कि मुझे 5 मिल जाएगा? फिर से समझना। तो ए और बी का एक दिन कार्य कितना है? 5 है। ठीक है, और ए का मैंने क्या करा? ए का यहाँ पे क्या करा? ए का वैल्यू रख दी। मतलब जो ए का एक कार्य था ना, जो ए अकेला कर रहा है, ए का एक दिन कार्य 4 है। अब मैं बी की वैल्यू कितनी रखूँ कि मुझे 5 दिन मिल जाए दोनों का? तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तभी तो मेरा 5 दिन होगा दोनों को मिला के। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? इसका पूछा, बी का मतलब इसका पूछा क्योंकि बी अकेला। तो बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 5 के बराबर है। ठीक है, तो 100 कितने की होगी? ऐसे करोगे, ऐसे मत करके आना, बिल्कुल मत करके आना फ्रेंड। ऐसे 5 के बराबर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये देगा कि ये कार्य कर रहे हैं 5। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ निकलती तो 100% पे वैल्यू निकलती है। तो कितनी ए की कितनी होगी? 100 में होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 से भाग दे देंगे। बता 100 पूरी जो वैल्यू होती है जिस चीज़ के निकाले उससे भाग दे देंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 से भाग देंगे तो 100 दिन आएगा इसका राइट आंसर। ऐसे मत करके आना कि ए 5 के बराबर है तो 100 कितने हो गए? 5 गुना। ऐसे करके आ जाओ कि 5 गुना ये करके आते हैं बच्चे, या 5/100 करके आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, उम्मीद है समझ में। कभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी आप बता सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ करके आपको समझाऊंगी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 45:12 समानुपाती 75 है, अनुपात x है। ठीक है, तो तब x और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन क्या है? पहले हमें यहाँ से क्या x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर तृतीय अनुपात आपको निकालना होगा। देखो फ्रेंड क्या देखा? 45:12 समानुपाती x 75:x। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है A/B समानुपाती C/D, या आप A/B बराबर लिखो C/D के, या आप लिखो, ठीक है, ठीक है, या आप ऐसे लिखो कि A/D बराबर होगा B/C के। मतलब बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। ये 2 मेथड है, जो सा मेथड आपको ठीक लगे उससे आप सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। 45/12 बराबर
75/x, जो कटेगा काट देंगे। देखो आर पार गुना होगी ऐसे ऐसे, तो 45x बराबर हो जाएगा 12 गुना 75, x बराबर हो जाएगा 12 गुना 75/45। ठीक है, देखो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 से काटूंगी इसे, 15 से 15 15 30 15 45 15 64 15 पंजे 75। ठीक है, तो 5 गुना 4 बराबर हो गया, x की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 20। अब उसने क्या बोला है, x और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात, तो x की वैल्यू कितनी, तो 20 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछ रखा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जब भी अगर तृतीय अनुपात पूछा जाए या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, उसका फॉर्मूला होता है b²/a। जो पहली वैल्यू होगी वो a होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो b होता है। तो b² 30 गुना 30 बराबर 20, 0 से 0 करिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 थे 45। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ होगा। पहले आपने क्या करना है, इस वाले मेथड से या आप ये वाले मेथड से कीजिए या ये वाले मेथड से कीजिए, दोनों से सेम ही आंसर रहेगा। इससे भी करके दिखा देती हूँ, कल को आप बोलो कि नहीं मैम ने ये कैसे हो सकता। देखो 45 गुना x बराबर होगा 75 गुना 12, 5 से काटते 5 में 45, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, शेषफल ज्ञात कीजिए 143 गुना 141 गुना 133/23। फ्रेंड देखो फ्रेंड, यदि आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो पहले क्या करोगे, आप इन सब की गुना करोगे, फिर आप 23 से भाग दोगे, बहुत समय लग जाएगा इसमें करने। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे मुझे इतना टाइम होता नहीं कि हम एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट दें, 5-5 8-8 मिनट दे दें। यदि इस पर इतने टाइम दे दोगे आप, तो फिर आगे और क्वेश्चन को कैसे टाइम दोगे आप। इसलिए इसकी ट्रिक होती है निकालने की। क्या करनी है ट्रिक, आपने क्या करना है, पहले आपने जो 143 को 6 से भाग दीजिए, पहले जो 23 से भाग दे दीजिए, तो तीनों को 23 से अलग अलग भाग दे दीजिए। इसको मैं जाऊँगी 143 तो ठीक है बटा, सॉरी बटा 6 है, ये 6/6 है, मैं वही कही 23 ज़्यादा हो गया कुछ। ठीक है, बटा 6 था ये, 6, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो यदि आप इसको गुना करोगे भाग दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करो, अलग अलग उसको भाग दीजिए संख्या को। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं ना, अलग अलग संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दीजिए। 6 दूनी 12, ठीक है, 23 बचा, 6 दिया 18। ठीक है, 18 3 बच गया 5। देखो 5 शेषफल बच गया। देखो दशमलव तक इस संख्या को लेके नहीं जाना हमें, तो इसका शेषफल कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। ठीक है, प्लस का 5 आ गया, इसका मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम इसके प्रकार दूसरी संख्या का 6 को 141 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 21 6 दिया 18, 3 बचेगा। इसका शेषफल कितना है, प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। अब कौन सी संख्या है, 133, 6 से भाग दूंगी, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1 13, 6 दूनी 12, इसका शेषफल कितना है, 1 आ गया, प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों संख्या का शेषफल कितना आ गया, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी देखो ये संख्या गुना में है, यदि प्लस में होती तो प्लस लगाते, गुना में तो गुना, माइनस में होगी तो माइनस में। ठीक है, तो 5 गुना 3 गुना 1/6 साथ में ही चलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा शेषफल। ठीक है, तो 5 या 15, 15/6। अब आप देखोगे फ्रेंड, इससे मैं भाग ईच से, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी संख्या है, तो इसको अब आपको एक बार भाग और देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे, 6 को 15 से भाग देंगे, 6 दूनी 12,
बचा 3। अब देखो जो 3 बचा है वो 6 से छोटा है, क्योंकि अब मैं इसको संख्या को भाग दूंगी तो दशमलव में आएगा आंसर, और दशमलव में हम आंसर नहीं चाहिए, तो ये शेषफल यहाँ पे 3 हो जाता। मान लो यदि यहाँ पे छोटी संख्या होती, मान लो यहाँ पे 5 होता तो शेषफल 5 हो जाता, तो हम 6 से उसको भाग नहीं देते। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आपको आ गया होगा। आपको भाग तब तक देना है तब तक छोटी वाली नीचे वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या है वो उससे छोटी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है 2/5, 3/10, 4/15 का। मतलब आपको फ्रैक्शंस के रूप में दे रखा है, भिन्न के रूप में। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि एलसीएम क्या है, क्या एचसीएफ क्या है, उसको आप कैसे सोल्व करते हो फ्रेंड। जब भी आपसे भिन्न का आपसे लासा पूछा गया, का लासा मतलब एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक, वो जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा एलसीएम होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा एचसीएफ होती है। अंश बटा हर होता है ना, जो अंश होता है ऊपर वाला वो हमेशा एलसीएम होता है, जो नीचे वाला हर होता है वो हमेशा एचसीएफ होता है। तो हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाली संख्या होगी, ये जो 2, 3, 4 है वो इसका एलसीएम निकलेगा, जो नीचे वाली संख्या का है उसका हमेशा एचसीएफ निकलता है। इसका हमेशा एलसीएम निकलेगा, जो नीचे वाली संख्या उसका एचसीएफ निकलता है। तो 5, 10, 15। ठीक है फ्रेंड, अब आप देखिए, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, जो बड़ी घात होती है उसको लेंगे तो 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, नीचा है। अब ये जो 10, 5, 10, 15, 5 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्या विभाजित हो रही है, तो 5 यहाँ पे एचसीएफ आ गया। तो कितना आएगा, 12/5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आपको एचसीएफ की ट्रिक तो पता ही होगी फ्रेंड, 5, 10, 15। ठीक है, हम वो संख्या लेते हैं जिससे पूरी तीनों संख्या एक और विभाजित हो जाए। यदि मैं 5 लूँगी, 1, 2 एंड 3, अब इससे संख्या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूरी संख्या से कट जाए, तो ये जो होगा ये इसका एचसीएफ होता है। या आपको एक चीज़ और बता दूँ, 5 ऐसे होगा, 5 गुना 2, 5 गुना 3, जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, यदि वो कह रहा है फ्रेंड कि ए और बी है, दोनों मिलके 30 दिन तक वो कार्य पूरा कर देते हैं कोई। ठीक है, उन्होंने तो ए और बी ने दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया। ठीक है, फिर बी चला गया, मतलब 20 दिन के बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। 15 दिन, अन्य 15 दिनों के बाद, मतलब जो 15 दिनों के जो बाद है, ए शेष कार्य को पूरा, मतलब 15 दिन के बाद ए आता है और जो बचा हुआ कार्य है वो उसको पूरा करता है। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब यदि बी चला जाता है और जो बचा हुआ कार्य है ए कर रहा है, वो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। सेम वही प्रोसेसिंग करेंगे हम। उसने क्या बोला है, ए और जो बी है वो 30 दिन तक उस कार्य को करता है। ठीक है, ओके। फिर उसने क्या बोला है, अब आप मुझे बताइए, अब मुझे इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि ए इतने में कार्य करता है या बी एक दिन में इतना कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 दिन है वो मेरा इसका एलसीएम है। मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा इनका, 30 ही होगा। मतलब मेरा ये क्या है, टोटल कार्य यही होगा, टोटल वर्क, इसको हिंदी में कहते हैं कुल कार्य। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य। क्यों, क्योंकि फ्रेंड मुझे इसमें इन्होंने ये नहीं दिया है कि ए अकेला इतना करता है या बी इतना करता है, ऐसा मुझे इसमें कुछ बोला नहीं गया है। तो क्या करती हूँ, यदि ए और बी 30 दिन में, तो इसका मतलब क्या है, जो 30 है वो मेरा कुल कार्य है, एलसीएम उतना ही होगा 30। तो एक दिन का कार्य कितना होगा ए और बी का, 30 दिन ही होगा, क्योंकि जो मेरा एलसीएम ही 30 है। तो ए और बी का एक दिन कार्य भी कितना होगा, 30 होगा। 30 जो कार्य है, जो एलसीएम लेके हमने 30 लिया है, वही हमारा कुल कार्य होता है। कार्य दक्षता होता है या कैपेसिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब मुझे बताइए आप,
उन्होंने ए 20 दिनों तक 7 कार्य किया। फिर ए और बी ने 20 दिनों तक फिर कार्य 7 तक किया। अब मुझे बता तो जो बचा हुआ कार्य है, जो शेष कार्य कितना होगा। देखो पहले उसने 30 दिन कार्य किया दोनों ने, फिर उसने 20 दिन का। यदि मैं दोनों को इसमें से इसको घटा दूंगी तो मुझे शेष कार्य मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि पहले ए और बी के 30 दिनों तक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसने बोला कि ए और बी कोई कार्य है जिसको हम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब वो उसका टोटल कार्य दे रखा है। फिर उसने क्या बोला, उन्होंने 20 दिन तक दोनों ने 7 कार्य किया। अब जो बचा हुआ कार्य कितना, 10 दिन का कार्य बचा जो कि ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया 20 दिन बाद। तो बचा हुआ जो 10 दिन का कार्य जो होगा वो ए ही तो करेगा। अब ये जो बचा हुआ कार्य है 10 दिन का, वो ए ही तो अकेला तो करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि 20 दिनों के बाद जो बी है कार्य छोड़ दे रहा है। अब जो 10 दिन का कार्य बचा है वो तो ए ही करेगा। अब उसने बोला अन्य 15 दिनों में के बाद ए शेष कार्य पूरा करता है, मतलब जो इस 10 दिन में है वो 15 दिन में पूरा कर रहा है उसको। जो 10 दिन का कार्य है, जो बचा हुआ कार्य 10 दिन का, वो ए 15 दिनों में के दिन के बाद आ रहा हो। ठीक है, 15 दिन के बाद वो जो 10 दिन का कार्य बचा हुआ वो ए कर रहा है अकेला। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर एक दिन का कितना करेगा, ये 10/15 करेगा। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मली सी बात है फ्रेंड, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 20 दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बी 20 दिन करेगा, बी कार्य छोड़ दे रहा है। अब जो बचा 30 दिन का कार्य कर सकते हैं, 20 दिन में वो दोनों काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ 10 कार्य वो तो ए करेगा। और उसने बोला है कि 15 दिन के बाद जब वो आ रहा है ए, वो इस 10 दिन के कार्य को पूरा कर रहा है। तो एक में कितना करेगा, 10/15 करेगा। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3। तो ए जो है एक दिन का कार्य कितना हो गया उसका, 2/3 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब उसने पूछा है कि जो ए है वो उसको पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य कितना होगा ए का, कुल कार्य जो होगा, टोटल कार्य कितना है 30 है। 30 को भाग दे देंगे ए का एक दिन के कार्य 2/3 से। तो 30, ये 3 है, ये ऊपर चल जाएगा, बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दिया 15 दिया 45 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। फिर से समझाते हूँ एक बार क्वेश्चन को। देखो उसने क्या बोला, ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब जो उसने 30 दिन दे रखा वो उसका टोटल कार्य है। ठीक है, टोटल कार्य है। ठीक है, 30 दिन है, ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं उसने बोला। ठीक है, 20 दिन बाद जो कार्य है वो बी छोड़ के चला गया है। तो यदि मैं अपने टोटल जो 30 दिन कार्य तो 20 दिन घटेगा, तो कितना 10 दिन बचेगा। जो 10 दिन बचा हुआ कार्य है वो ए करेगा अकेला। अब उसने क्या बोला है, अन्य 15 दिनों के बाद ए शेष कार्य पूरा करता है, मतलब जो ए है, जो ये बचा हुआ 10 दिन का कार्य है वो 15 दिन के बाद आके इसको पूरा कर रहा है। तो एक में कितना होगा, 10/15 हो गया, 2/3। अब मुझे मिल गया एक दिन का कार्य मिल गया ए का। अब मुझे कुल कार्य निकालूंगी तो जो टोटल कार्य है उसको मैं एक कार्य से भाग दे दूंगी तो मुझे ए का कार्य मिल जाएगा। तो वो 45 दिन में वो कार्य पूरा करेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड ये। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है इस पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या बोला है उसने, 12 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है, 13वीं संख्या क्या होगी फ्रेंड। उसने क्या बोला है, जो 12 संख्या का औसत कितना दे रखा, मुझे 42 दे रखा, मतलब ये औसत दे रखा हमें। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि 13वीं संख्या जोड़ी जाए। अब तो वो 12 में मैं कोई 13वीं संख्या जोड़ूंगी, यहाँ पे मैं 13वीं संख्या यहाँ पे जोड़ी है ना, या आप इसको x भी मान लो। ठीक है, तो कितना एवरेज कितना हो जा रहा, 44 हो जा रहा है। ठीक है, यही तो उसने बोला है
कि 12 संख्या का औसत कितना है, 42 है। यदि 13वीं संख्या जुड़ जाए, 13वीं संख्या इसमें 12 में 1 जोड़ोगे तभी तो 13वीं संख्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप 13वीं संख्या लिख दो या x लिख दो या 1 ले लो, जो भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो फ्रेंड इन दोनों के बीच में कितने का हो रहा है, एक संख्या जोड़ने में +2 का डिफरेंस तो जुड़ रहा है संख्या में। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 2 की हो रही है ना। यदि देखो 12 का 42 है तो 13 में कितना है, 2 जुड़ के तभी तो 42 बन रहे हैं। तो 2 का 2 इंक्रीज हो गया है, मतलब 2 उसमें ज़्यादा हो रही है। एक संख्या जो जुड़ रही है वो 2 को इंक्रीज लेके बढ़ रही है। तो फ्रेंड मुझे ये 13वीं संख्या निकालनी है। तो 13वीं संख्या कैसे निकलेगी, आपने क्या करना, जो इनका एवरेज है 44 प्लस, क्योंकि आपको बोला है 12 संख्या को, तो 12 गुना जितने का इन दोनों का इंक्रीज हो रहा है जो जरिए, उसको आपने उससे गुना कर देनी है, कुछ नहीं करना। और क्यों, जब से आपसे 13वीं संख्या फिर पूछी जा रही है और जितनी संख्या मतलब उससे पहले कितनी 12 है, यदि यहाँ पे 13 होती है 14 तो यहाँ पे 13 लिख देते। जितनी संख्या 12 गुना जितने का इनका इंक्रीज हो रहा है, +2 का और +3 का होता है, जितने का इनका दोनों का बीच में इंक्रीज हो रहा है उससे गुना कर देंगे। 44 गुना 24, 8 और 6 68, 68 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे कभी आते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से ही सॉल्व करना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यदि एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात तो आपको पता है घन कैसे बनता है। देखो 3D का क्वेश्चन है, मैक्सटुलेशन क्षेत्रवृत्ति वाला क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन चलता है ये फॉर्मूले बेस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं फ्रेंड। इसलिए आप हमेशा फ्रेंड 3D क्वेश्चन जब भी होते हैं, मैक्सटुलेशन से जब भी है, उनके फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। बिना फॉर्मूले के ये ट्रिक से नहीं होते फ्रेंड। ठीक है, उसने क्या बोला, विकर्ण दे रखा है, आपको पता है घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है और विकर्ण हमें इतना दे रखा है। ठीक है, आपको पता है जो उसका फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। इसका मतलब हमें a की वैल्यू चाहिए। विकर्ण घन का एक विकर्ण इतना देखा, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है a√3, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, 6a² होता है। ठीक है, ठीक है, हमें विकर्ण कितना दे रखा है, 6√3 दे रखा, बराबर हो जाएगा a√3। √3 से √3 करिए, a की वैल्यू मुझे मिल गई 3 यहाँ से। ठीक है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का a√3, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे विकर्ण की। ठीक है, अब आपको पता है, अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² होता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर सकते हो या आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 6 गुना a² कितना हो गया, अरे 6 है, सॉरी, क्योंकि 3 से 3 6 हो जाए, 6 गुना 6, 6 का क्यूब करोगे तो 216 होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि आपको क्यूब भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या, देखो इन सब के जो है इकाई का अंक है अलग अलग है। ठीक है, तो 6 × 36 36, ठीक है, 6 × 36 गुना 6, 6 × 36, लास्ट में कितना आया, 6 आया इकाई का अंक। और इसमें से इकाई का अंक 6 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 120 के कुल कितने गुणनखंड है। आपको जब भी इस टाइप का पूछे कितने गुणनखंड है, आपने कुछ नहीं करना है, इसके 120 है, इसके अपने गुणनखंड, ठीक है, इसके अपने गुणनखंड करने हैं। 2 से करूँगी तो 6 के 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 से जाएगा 2 2 2 5 10, अपने जाएगा 3 से जाएगा 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये
120 गुना एक, एक 3, 2 की घात 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की घात 1। गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। इसका फ्रेंड फॉर्मूला होता है कौन सा, n+1 करके इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, n मतलब जो इसकी पावर है, जो उसकी घात है। ठीक है, घात कितनी, 3+1, साथ में गुणा है तो गुणा कर देंगे, साथ में आगे भी यही फॉर्मूला चलेगा, 1+1, 1+1, गुना में होगा तो गुना बनेगी, प्लस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, गुणनखंड पूछे गए इनसे। ठीक है, तो 3 4 गुना 2 गुना 2, 4 चौके 16, 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने हैं। उसका फॉर्मूला होता है n+1 होता है, बीच में गुना है तो गुना लाएंगे, प्लस होगा तो प्लस होगा, इस प्रकार चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है फ्रेंड, वह अपने ग्राहकों को 20% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं निकालने के। जब भी आपको पता है कि जब भी कोई दो छूट की बात की जाए या 2% की बात की जाए कि इतना अधिक मूल्य या इतने प्रतिशत की छूट है, तो आपको हमेशा पता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में सक्सीड वाला मेथड लगाया जाता है। सक्सीड मतलब क्या, a+b+a/b/100 वाला फॉर्मूला आपने पुट कर देना है इसमें। ठीक है फ्रेंड, जब भी आपसे इस टाइप के छूट की बात की जाए, दो क्रमांक छूट की बात की जाती है या अधिक मूल्य की बात की जाती है, वहाँ पे आपने बीच से सोचा समझे सक्सीड वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या बोला, ए कितना है, 45% अधिक, मतलब ये जो अधिक मूल्य अधिक की बात कर रहा है तो हमेशा प्लस में होता है। और दूसरा उसने क्या बोला, ग्राहकों को छूट मिलती है। छूट मतलब जब भी छूट की जाती है तो उसमें हमेशा घटाया जाता है, मतलब वहाँ पे हानि हो रही है। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि छूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा माइनस में 20 आएगा। ठीक है, छूट की बात की या हानि की बात होती है वहाँ पे हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्लस ए कितना है, 45 गुना माइनस का 20/100। इस पॉइंट को बच्चे यहाँ बहुत सारी गलती करके आते हैं, यहाँ पे आप प्लस लगा के आ जाते हैं और आंसर आपका गलत आता है और आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं फ्रेंड। जब भी छूट की बात कहीं भी की जाए तो वो चीज़ हमेशा माइनस होती है। ठीक है, तो 45 में से 20 घटाएंगे हम तो कितना होगा, 5 15 15 ही होगा ना, नहीं 15 नहीं होगा, 15 तो 35 होगा, 25 होगा, माइनस होगा 45 गुना 20/100, 20×100, 5 नहीं 45, 25 में से 15 घटेंगे तो 16 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। और उसने पहले भी बोल रखा है कि प्रतिशत लाभ होगा तो वैल्यू तो प्लस में आनी ही है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी लाभ की बात की जाएगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, हानि की बात होगी माइनस, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 2 पाइप ए और बी ए टैंक को क्रमशः 12 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखा जाए तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है टाइम और वर्क का है, समय और कार्य का है, लेकिन इसको टैंकी के रूप में बना दिया गया है क्वेश्चन को। ध्यान से देखोगे तो आप इसको। ठीक है, उसने क्या बोला है, ए जो है उसको 12 मिनट में भर रहा है और बी है उसको 18 मिनट भर रहा है। कार्य और समय के ऊपर टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ा घुमा के टैंकी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करना। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, 36 होगा। इसका कितना, 12 से भाग देंगे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड, उसने क्या बोला है फिर, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है वो टैंकी भरने में कितना समय लगेगी। अब ठीक है फ्रेंड,
उसने शुरू में बोलता है ए और कैमरा से इतने मिनट भर सकते हैं, तो दोनों का ए और बी का एक एक उसका कितना होगा, 2 + 3 हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा, तो 5 = 36 के हो जाएगा। ये उसकी दक्षता ना, टैंक इन दोनों की दक्षता है ए और बी की, और दोनों का एक दिन का एक टाइम 1 मिनट का कितना है 3 है और 2 मिनट है। ठीक है, क्षमता ए की 1 मिनट में 3 की है, बी की 1 की 2 में, दोनों की कितनी 5 की होगी, तो 5 कितना 36 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 का निकालो तो कितना होगा 36/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 7 = 35, शेष बचा 1/5। 7 सही 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। ये ए का 12 है, बी का इतना, दोनों की दक्षता कितनी होगी 36 मिनट होगी, तो टैंकी पूरी भर जाएगी, 36 मिनट में भर जाएगी। 1 मिनट में 3 की है ए की, बी की 2 में, दोनों की 1 मिनट की कितनी होगी 5 की होगी, 5 की टोटल किसके बराबर होगी 36 की होगी। 5 मिनट में 36 मिनट भरेगा तो एक में कितना होगा 36/5। 7 सही 1/5 मिनट में वो भरने में समय लेगी टैंकी को, दोनों ए और बी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, एक निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना 225 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड काफ़ी बार मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आज हम इसको फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है, जो मूलधन है 15% दे रखा, मतलब जो वार्षिक है मतलब साल की जो दे रखी, अर्धवार्षिक की चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वार्षिक दे रखी, अर्धवार्षिक दे रखी, तिमाही दे रखी है। ठीक है, ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना क्या देखा। अब उसने बोला है जो लग रहा है दर कितने 5 वर्ष की और 4 वर्ष की लग रही है। ठीक है, 15 में पहले कितने की 5 की लग रही है और फिर कितने की 4 की लग रही है। 15 × 5 = 75% हुई, यहाँ पे कितनी हुई, यहाँ पे 7% की दर हुई। ठीक है, दोनों में कितने का अंतर आएगा, 15% का अंतर आ रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला है, ब्याज का अंतर कितना है 225 रुपये, क्योंकि उसने बोला है इनके साधारण ब्याज का अंतर, जो इन पे ब्याज लग रहा है इन दोनों का अंतर कितना हुआ 15, और ये जो 15% का अंतर है वो 225 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो एक में कितना होगा 225/15। ठीक है, 15 एकम 15, 15 7 15 7 105। ठीक है, 17 आ गया। अब उसने पूछा कि मूलधन क्या है। हमेशा मूलधन को क्या हम 100 मानते हैं, आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको होता है कि मूलधन को हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 में कितना होगा 100 × 17, 1700 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 वर्ष का निकाल दी दर की, 4 वर्ष का निकाल दी, क्योंकि उसने बोल रखा अंतर कितना है 225 है, 15 225 और एक कितने 17 की हो गया। मूलधन क्या देते हैं, मूलधन में कितना 100% पे होता है, तो 100 में 17 से गुना कर दी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। यदि एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब CISL के अंतर कितना है 620 है। तो फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो आपने अमाउंट मांगना है वो हमेशा 1000 यूनिट मान के चलो। ठीक है, अब उसने कितना 3 वर्ष का बोला, तो ये इस पर 3 वर्ष का ब्याज देगा, पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में। कितने का लग रहा है 10% का, 10% का, 10% का। इसको ध्यान से समझना। देखो फ्रेंड, जब 1000 में 10% निकलेगा तो हमें 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसी में 100 रुपये मिलेंगे। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड, जब ये वाला पहले सेकंड वाले में जाएगा 100 मिलेंगे इसमें, जब इसको 100 मिलेंगे तो ठीक है ध्यान से समझना, तो 100 मिलेंगे तो इसकी भी तो इस पर तो ब्याज देगा, तो इसका तब आप 100 का 10% निकालो तो यहाँ पे 10 मिलेगा इसको। ध्यान से समझना फ्रेंड। देखो
जब पहले साल का ब्याज 1000 में 10% लगेगा, 100 मिलेगा। जब वो सेकंड वर्ष में जाएगा तो 1000 में 100 लगेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसका भी 10% लगेगा। जब तीसरे साल में इसका जब 100 मिलेगा तो इसका भी 10 लगेगा और इसका भी क्या लगेगा, 10 लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा फ्रेंड? ठीक है। उसके बाद देखो इस पर अब ध्यान से समझ, जब पहले दूसरा में इस पर 10 लगेगा, इसका भी 10 लगेगा, इसका भी 10 लगेगा और इसका भी 10, फिर इस पर 10 फिर लगेगा, तो इसका कितना होगा, 1 होगा। फिर से समझाती हूँ, उम्मीद है नहीं समझ में आएगा, मुझे पता नहीं समझ में आया होगा। देखो 1000 में 3 साल का ब्याज है। अब आप प्रैक्टिकली इसको लाइफ में देते 100 रुपये का, 100 रुपये मुझे 1000 में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है 10% की दर से। दूसरे वर्ष में जब मैं जाऊँगी, जो दूसरे वर्ष के ब्याज में मुझे इस 100 में 10 रुपये मिलेंगे। अब जो जो तीसरे साल में फिर जाएगा, वो उस तीसरे साल के 100 में फिर मुझे 10 रुपये मिलेंगे ब्याज में। ठीक है। और इस वाले 100 को इसके 10 मिलेंगे। ठीक है। और जब फिर से इन तीनों को मिलेगा तो फिर मुझे 10 पे फिर मिलेगा 10%, मतलब 100 का 10% 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर उसका 1 आएगा। और इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि 3 वर्ष की बात की जाएगी। अब ये जो तीनों का टोटल है ना, तीनों का टोटल, ये 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ये जो इंटरेस्ट लगा है ना 3 साल का, दोनों पे, पहले और दूसरे साल में, जो तीसरे साल में मुझे इंटरेस्ट मिला है, यही 3 साल का CISI का अंतर होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। फ्रेंड एक चीज़ प्रैक्टिकल आप खुद सोचो, एक आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोगे कि यदि मुझे 1000 में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है पहले साल में, जब मैं दूसरे साल में मुझे ब्याज मिलेगा तो मुझे पहले वाले 100 रुपये तो ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना। जब मैं तीसरे साल में जाऊंगी तो मुझे पहले वाले जो 10 में था, मुझे उस पर भी ब्याज मिलेगा, साथ में जो ये है उस पर भी मुझे ब्याज मिलेगा। इसको 3 बार तो मिलना ही है क्योंकि 3 साल की बात, इतना आप प्रैक्टिकल आप सोच लो, सीधा आप माइंड में ये माइंड के चल लो कि 3 साल की बात करें तो 3 साल का यहाँ पे मिलना ही है मुझे इंटरेस्ट, यहाँ पे एक बार मिलना है। और यही जो होता है, यही जो होता है, ये 3 साल का CISI का अंतर होता है। तो कितना होगा, 10 + 10 + 10 + 1, कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया मैंने, सही है, 10 10 10 10 कितना होगा, 31 आ गया। जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का, वो मुझे मिलेगा 31 रुपये मिलेगा। और ये 31 रुपये किसका, बीच का अंतर कितना है, ये जो अंतर है 3 साल का 31 का, वो 620 के बराबर है। तो एक में कितना होगा, 620 बटा 31, 31 दूनी 62, 20 रुपये आ गया। ठीक है। जब एक 20 में 20 रुपये के बराबर है, तो क्योंकि मैंने अपना अमाउंट कितना मान रखा, 1000 माना हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 100 में मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट 1000 मानी। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अमाउंट को 100 नहीं मान के 1000 का मानना। ठीक है। तो देखो आपसे आंसर भी 20,000, 2000, 2 लाख इस पे ही पूछा गया है। तो 1000 का कितना होगा, 20 गुना 1000 कितनी होगी, 4 जीरो होगी, तो 20,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 4 जीरो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A में है। उम्मीद है समझ में आ गया फ्रेंड। मैं तो हमेशा आपको एक चीज़ जरूर बोलती हूँ, मैथ को जब भी समझ ना हो ना, उसको अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जितना लोगे ना, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी मैथ। उम्मीद है समझ में आपको आए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। राम के पास 10,000 रुपये थे, वह इसका 1/8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 10% दर पर उधार देता है। उनकी कुल वार्षिक आय 920 रुपये थी। 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसको शुरू करती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। उसने क्या बोला फ्रेंड, उसके पास कितनी थी, 10,000 रुपये की राशि थी। ठीक है। उसने क्या बोला है, क्या बोला, 8% नहीं, वो 80% है। ठीक है। उसने क्या करा, इसके 2 हिस्से हैं, एक को उसने क्या 80% की, ठीक है, एक कितनी उसने दिया है, उसने 80% दिया एक भाग, और दूसरा शेष जो बचा उसने 10% का दिया है। यदि आप 10,000 का 80% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 800 मिलेगा।
ठीक है। इसी प्रकार 10,000 का 10% निकालोगे तो आपको मिलेगा 1,000 रुपये। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उधार देता उनकी कुल वार्षिक आय 920 है। जो ये 800 रुपये देता है एक हिस्से को और दूसरे को कितना दे रहा है, 1,000 दे रहा है, तो उसका कितनी है, 920 इसकी क्या है, कुल आय है, जिसका वो एक हिस्सा कितने देगा, 800 रुपये दे रहा है और दूसरे को 1,000 दे रहा है। मतलब जो अपने 920 रुपये की जो आय थी उसमें जो उसने 80% जिसको दिया है उसने, ठीक है, वो 800 रुपये दे रहा है और दूसरे को कितना दे रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है। ठीक है। अब मुझे बताइए तो वो उसने क्या बोला है, एक सेकंड फ्रेंड, उसने बोला कि जो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। ठीक है। अब आप इसको अनुपात और समानुपात की उससे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 1,000 में से 920 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आपको मिलेगा हमें, तो मुझे कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80। और यहाँ से 920 से 800 कटेगा तो मिलेगा 120। ठीक है। 0 से 0 कट गया। अभी जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 200 920 है वो कितने में होगा, 2 और 3 में, तो इनके बीच का अंतर कितना मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। अब जो ये अंतर है, अब जो ये अंतर जो आ रहा है, जो 1 का अंतर आ रहा है, वो किसके कितने के रुपए के बराबर होगा, इसके 10,000 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, आएगा। ओके फ्रेंड। अब मुझे बताना है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे 2 का है, अभी 3 का है, तो मैं दोनों का टोटल करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। मैंने 1 लिखा था लेकिन क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 8% उधार दी गई राशि कितनी होगी, क्योंकि उसने बोला कि कुल वार्षिक आय का 920 रुपये है, कुल वार्षिक आय जो पास राशि है, राम के पास 10,000 है, तो इन दोनों को क्या करूँगी, मैं इनको जोड़ूंगी, तो 2 और 3 तो 5, तो वो 10,000 के बराबर हो जाएगा। ये लाइन मैं थोड़ी ऊपर लिख दी फ्रेंड, ये लाइन यहाँ पे आती, तो 1 कितनी होगी, तो 10,000 बटा 5 के, तो कितना मिलेगा, 1 कितने के होंगे, 20,000 के, 2,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, 8% उधार दी गई राशि, 8% की राशि किस पे है, यहाँ पे है, ये 8 नहीं 80 होगा शायद, ये मुझे लग रहा है 80 होगा, यहाँ पे नीचे भी 80 होगा, यदि ऊपर 80 है तो यहाँ भी 80 होगा। मेरे से सोचिए बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, या ऊपर भी 8 होगा या नीचे भी 8 होगा, या 80 होगा, 80 होगा, आई होप सो 80 ही होगा। आंसर देख लेती हूँ, मैचिंग करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से वो 80 वाले 8 होगा। तो 80 की जो चल रही है वो क्या पूछिए, 2 पे है, ये 2 का पूछा है, तो 2 का कितना होगा, 2,000 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4,000 के। अब मैं देखती हूँ 4,000 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका मतलब है वो 80 ही होगा। यदि मैं उसको 1 जीरो हटा भी देती हूँ तो फिर वो इसके लगभग तो पहुँचेगा नहीं किसी भी। ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया हो। क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इनका प्रतिशत निकालना है, इनका अनुपात रेशो निकालते हैं, रेशो को आपने क्या करना है, जोड़ देना है, वो कुल 5 धनराशि उसके बराबर रख देना है, 1 का जितना आएगा, क्योंकि उसने 80% पूछा, 80% वैल्यू कितनी है, 2 है, यदि वो 10 की पूछता तो आपको 3 से गुना करनी पड़ती। ठीक है। उम्मीद है समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, कभी किसी कॉम्पिटिटिव पे आता है इस टाइप का क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन ये, श्रृंखला छूट एकल बराबर, तो इसका क्या करना है, जब भी आपको जो प्रतिशत में जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप ना भिन्न के रूप में लो। ठीक है। इसको मैं कह सकती हूँ 1/10 होगा, क्योंकि 1/10 गुना 1/100 होता है, प्रतिशत हटा तो 100 होता है, तो 1/10 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ है, एकल छूट की बात, नीचे क्या वैल्यू है, 10 है, जब भी छूट की बात की जाती है तो संख्या घटती है, जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से घटेगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जब भी छूट की बात की जाती है तो हमेशा चीज़ घटेगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा छूट की ही बात की जाती है, तो वैल्यू हमेशा नीचे से ऊपर संख्या घटती है। इसी प्रकार 20 की करेंगे, 20 का 1/5 होगा, तो कितनी 5 से 4 होगी। इसी प्रकार कितनी है, 25, 1/4, 4 से 3 की होगी। ठीक है फ्रेंड, इसको इस प्रकार से ही सोल्व किया जाता है, क्योंकि छूट की बात है तो हमेशा ऊपर से संख्या घटती है नीचे संख्या से। इस 4 से ये 4 कट गया, आपने क्या करना है, फिर इनकी गुना कर देनी है आपस में, 5 10 पंजे 50,
और 9×18, ठीक है, 9×27, सॉरी 9×27, तो इनके 50 और 27 का, और इन बीच का जो अंतर कितना आएगा आपको 23 का आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व, तो इन बीच के अंतर कितना आएगा 23 का। और ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमें 23 का मिल रहा है, मतलब छूट जो मिली जा रही है हमें वो 23 की मिली जा रही है। वो 23 की किस पे मिल रही है वो छूट, इस 50 पे मिलती है। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम कोशिश करते थे, जो ये वाली संख्या होती थी तो पहले वाली वैल्यू होती थी, तो उसका क्रय मूल्य होता था पहले वाली वैल्यू उसके बराबर होता। तो ठीक है, तो ये 23 जो ये 50 कितने 23 के बराबर होगा, तो एक कितने के बराबर होगा 23/50 के, और 100 कितने होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 दूनी 100, 23 दूनी 46%। ठीक है, छूट की हमेशा घटाएंगे गुना करेंगे, कटेगा काटेगा नहीं कटेगा तो इन तीनों की गुना कर दोगे आप। ठीक है, कितनी 23 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब छूट मिल रही है 23 की स्क्वायर कितने 50 में मिलेगी, तो 100 में कितने की 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक चुनाव में कुल मतों में 35% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतों से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार जी, फिर मैं इसको सोल्व करती हूँ वरना। उम्मीद है क्वेश्चन कर लो फ्रेंड। कोई भी चीज़, कोई भी मान लीजिए जो वोट है वो 100% पे होते हैं फ्रेंड। अब उसने क्या बोला कि कुल चुनाव में 35% वाला उम्मीदवार 150 मतों से पराजित होता है। जो 100 में जो 35% वाला है जो हार रहा है, ये कितने वोटों से हार रहा है, वो 150 मतों से हार रहा है। अब जो जीतने वाला होगा वो कितने होगा फ्रेंड, अब जो हार रहा है वो 35 है, कुल वोटों के कितने 100, तो 100 में से 35 घटे तो कितना होगा 65% हो जाएगा। ये जो 65% है, मतलब वो जीतने वाला जो है वो 65% वोट प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कितने वोटों से वो हार रहे हैं, कितने वोटों से 65 में 35 को हटाऊंगा तो 30% वोटों से जो है वो हार रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, माइनस के 30 माइनस 35 में से मैं 65 घटा तो माइनस के 30 बचेगा, मतलब 30% वोट से ये हार रहा है, इससे जीतने वाले वोट से। और जो ये 30% है वो किसके बराबर होगा, ये इस 150 के बराबर होगा, क्योंकि हारने वाले की बात पूछ रहे हैं कि दर्ज किए गए कुल संख्या कितनी होगी। तो ये जो 30 का अंतर आएगा प्रतिशत का, वो कितने हैं, कितने उम्मीदवार है 150, वो इसके बराबर होगा। तो एक का कितना होगा 150/30, तो 100 में कितना होगा 100 से यहाँ पे गुना कर दूंगी, 0 से 0 कर दिया, 3 पंजे 15, ठीक है, 500 के बराबर होगा ऑप्शन नंबर 20 के। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यदि 23, 26 y प्लस 4 y प्लस 7 का औसत 30 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रेंड औसत वाला आपसे एवरेज का क्वेश्चन पूछ दिए तो उसका फ्रेंड वैल्यू होती है टोटल, जितनी ये वैल्यू होती है, मतलब जितना ये वैल्यू है 23 प्लस 26 प्लस y प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7, इनको जोड़ के बटा जितनी ये संख्या का नंबर है 1 2 3 4 5/5, और एवरेज कितना देखा 30 से देखा, सोल्व करेंगे आर पार गुना कर देंगे, 30 गुना 5 बराबर होगा, इनको आप जोड़ोगे तो 23 7 11 11 37 37 60, और ये y 3y प्लस 60, ठीक है, 3y इधर आ जाएगा तो ये कितना 150 हो जाएगा, और ये माइनस का यहाँ 60 चल जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 90 के, तो y बराबर हो गया 90/3, 3 3 9 30 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बस एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी संख्या वैल्यू जितने नंबर है बटे में उतने नंबर की संख्या लिख देनी है। ठीक है, आई उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको पता है होल संख्या जो होते हैं, होल नंबर्स जो होती हैं वो हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक होगी। ये टोटल 12 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाए या होल नंबर पूछा जाए वो हमेशा 0 से ही शुरू होते हैं, 1 से शुरू मत करना। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। इसका एवरेज निकालेगा, औसत निकालेगा होता है इसका पहला नंबर
पहली टर्म प्लस का लास्ट संख्या बटा 2, 0 प्लस 11 बटा 2, 11 से 2 पंजे 10, 0 2 पंजे 10, 2 दशमलव लगी 0 2 पंजे 10, तो 5.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना कम हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना, ठीक है, आपने बीच में सोचे समझे सक्सीड वाला मेथड लगा देना कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। कितना 20% घटाना है तो क्या है, घटाने की वैल्यू की जाती है तो हमेशा चीज़ वैल्यू नेगेटिव में जोड़ बढ़ाने के पे हमेशा प्लस आएगा। तो माइनस का 20 गुना माइनस का 20 प्लस हो जाएगा बटा 100, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, माइनस का 40 प्लस का 4 बराबर माइनस के 36%, इसका बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। देखो फ्रेंड, यदि आपको यहाँ पे चारों ऑप्शंस दे रखे प्लस में दे रखे होंगे तो आप 36 लिख के आ जाना। यदि आपसे लिखा हो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या फ्रेंड, यदि किन्हीं दो संख्याओं का लासक 2400 है और मासक 24 है, तो यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, क्या होता है, एलसीएम लासा गुना एससीएम मतलब मासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, मेरा फर्स्ट नंबर गुना सेकंड संख्या, ठीक है। एलसीएम कितना देखा 2400 दे रखा है, एचसीएफ हमें 24 दे रखा है, पहली संख्या 180 दे रखी, दूसरी हमें निकाल ली जो मैं एक्स वाली, ठीक है, दूसरी संख्या पे एक्स 0 से 0 कर दिया, नेक्स्ट हो पिछड़, ठीक है, सॉरी फ्रेंड मैंने 2 कर गया था, ठीक है। सोल्व करेंगे, 12 6 से काटें, 6 चौके 24, 6 3 18, 3 8 24, 8 चौके 32, तो 320 है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे इसका लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। यदि आपको मेरा आज का सेक्शन पसंद आया तो प्लीज़ आपको दिल से अच्छा लगा तो आप उसको वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे बेल क्लिक को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 24 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकता है। फ्रेंड एक चीज़ आप को हमेशा बताओ, यदि आप मेरी प्रैक्टिस चाहते हैं, मेरी क्लासेस को अटेंड करते हो फ्रेंड, मैं 100% क्लियर करती हूँ क्योंकि पेपर फ्रेंड यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि इससे बाहर क्वेश्चन आप आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड मैं ये तो कहूँगी कि जो मैं करा रही हूँ सेम क्वेश्चन वही आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, लेकिन है कि जो एग्जामिनर होगा थोड़ी सी भाषा चेंज कर देगा। इस जैसे यहाँ पे ऑटो रिक्शा है, यहाँ पे बस लिख देगा, यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू रख देगा, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। बस आपको मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी, जब भी आप मैसेज को आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा लेना, और साथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितनी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितने आप इसको बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर पाओगे, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हो फ्रेंड, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं फ्रेंड, आपको पता है कि दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि दूरी क्या है चाल, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। हमसे दूरी पूछी गई है तो क्या होगा, स्पीड गुना टाइम मतलब चाल गुना समय। चाल कितनी है 42 है और वो कितना है 14। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो हमें टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, और आंसर हमसे किलोमीटर में पूछ रखा। तो क्या करती हूँ मैं, मिनट को घंटे में चेंज कर देती हूँ, तो मैं इसको 60 से भाग दे रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा घंटे में बन जाएगा। इसको काटूंगी, ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा 6 6 36, 6 7 42, 10 से क्या करेगा 1.4, 14 7 98, 9.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे, कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है कोई चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं फ्रेंड। यदि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।